Hello students, we have started vector in जूम सेशन है ना। जूम सेशन में हमने वेक्टर स्टार्ट किया था। हमने ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ देखा था कल के जूम सेशन में। क्योंकि रिकॉर्डिंग मेरी कुछ दिनों से नहीं आ रही थी तो मैंने जूम सेशन में ही पढ़ाना शुरू कर दिया था एज यू नो। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज डैट कि ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ वो है तो चीज़ें वो अलग अलग, नाम अलग अलग है, लेकिन हमने देखा था कि फंडा एक ही है ना। पैरेललोग्राम लॉ जरा सा मैं रिवाइज करा। पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है पैरेललोग्राम लॉ बेसिकली जब दो वेक्टर ए एंड बी दोनों टेल टू टेल मिले हुए हों और दोनों के बीच का एंगल थीटा हो, है ना, दोनों के बीच का एंगल थीटा हो, तो उनका रिजल्टेंट जो है वो कहीं ऐसे पास करता है। जरूरी नहीं है कि बीचों बीच ही पास करे, है ना, वो कहीं से पास करता है। ए के साथ कुछ एंगल बनाता है वो और बी के भी साथ कुछ एंगल बनाता है। ए के साथ सपोज अगर अल्फा एंगल बनाता है, बी के साथ अगर ये एंगल बीटा है, तो बिल्कुल क्लियर है कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो थीटा के बराबर होगा। नंबर वन थिंग, ये जो रिजल्टेंट है आर जो कि एक वेक्टर होगा, क्योंकि दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर प्लस वेक्टर विल बी ए वेक्टर, इसीलिए दो वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट भी क्या होगा, एक वेक्टर ही होगा। तो ये आर जो है, इस आर का मैग्नीट्यूड हमने क्या निकाला था कल, तो आर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा। ये हमारा आया था, ये ट्रायंगुलर लॉ से भी हम लोगों ने निकाला था, है ना। ट्रायंगुलर लॉ से भी रिजल्ट यही आता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, tan अल्फा की अगर बात करो तो tan अल्फा क्या होता था, तो tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा, a प्लस b cos थीटा, ये आता था tan अल्फा इज इक्वल टू। अच्छा, एक बार अगर अल्फा आ गया तो बीटा भी आ जाएगा, बिकॉज अल्फा प्लस बीटा हैज टू बी थीटा। ये पूरा हमें थीटा पता है तो हम अल्फा प्लस बीटा भी निकाल सकते हैं। अच्छा, ये जो रिजल्टेंट था आर, ये आया कैसे था, तो ये लॉ का स्टेटमेंट क्या था, तो लॉ का स्टेटमेंट ये था कि वेक्टर ए और वेक्टर बी को किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स माने तो उनके इंटरसेक्शन से पास करने वाला जो डायगोनल है, उनके इंटरसेक्शन से पास करने वाला जो डायगोनल है वही हमारा क्या है, रिजल्टेंट है, वही हमारा रिजल्टेंट है। तो ये था ये हमारा एक डायगोनल है, तो दिस इज R and R vector can be said to be vector A plus vector B, ये हमने देखा, ठीक है ना। ऑलराइट, तो R vector is vector A plus B और R का मैग्नीट्यूड अगर कहें तो अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दूसरी चीज यहाँ पे एक चीज और हम देख सकते हैं कि मान लो, ये कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि मान लो अगर वेक्टर A और वेक्टर B का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब इफ the magnitude of vector A is equal to magnitude of vector B, है ना। मैग्नीट्यूड का मतलब अगर हम सिंबॉलिकली देखें तो दोनों का लेंथ सेम है ना। अगर एक प्रॉपर स्केल में अगर इसको हम ड्रॉ किए हुए हों तो दोनों का अगर लेंथ सेम है तो मॉड ऑफ A इज इक्वल टू मॉड ऑफ B का मतलब A इज इक्वल टू B, A इज इक्वल टू B। और उस केस में क्या हो जाएगा, तो उस केस में हम tan अल्फा अगर निकालें तो क्या आएगा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू इन दिस केस सबसे पहले r क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले अगर r की हम बात करें तो r हो जाएगा अंडर रूट, अगर a के टर्म में बात करें तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b को भी हम a लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, सो अंडर रूट a स्क्वायर ही लिख देंगे b के स्क्वायर को, प्लस 2a और b को फिर से क्या लिख सकते हैं, a इनटू cos थीटा। सो इट विल बी व्हाट, इट विल बी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, है ना, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा, 2a स्क्वायर cos थीटा। फिर हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, तो अगर हम 2a स्क्वायर को कॉमन ले लें, अंडर रूट 2a स्क्वायर को कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस cos थीटा। यहाँ तक भी लिख के छोड़ सकते हैं हम लोग। यानी अगर दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, लेट इट बी a, अगर उनके बीच का एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2a स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos थीटा होता है।
इसको और फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं, इलैबोरेट कर सकते हैं। अगर इलैबोरेट करने की बात करें तो 1 प्लस कॉस थीटा, जैसे एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, हम लोगों ने देखा था cos 2 थीटा है ना, इज इक्वल टू क्या होता था, तो cos 2 थीटा होता है हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये एक फॉर्मूला है, मैंने लिखवाया भी था, आप लोग को याद होगा। अगर मैं इस 1 को इधर ले आऊं तो ये 1 प्लस, जिस तरीके से cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख रहे हैं, हम लोग cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, क्योंकि यहाँ अगर 2 थीटा और यहाँ थीटा है, तो अगर 2 थीटा के बदले मैं थीटा रिप्लेस करता हूँ तो थीटा को थीटा बाई 2 से रिप्लेस करता हूँ, है कि नहीं। यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 अगर हम लिखते हैं तो 1 अगर हमारा लेफ्ट साइड में आएगा तो ये 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा, और 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर होगा। तो इसी 1 प्लस cos थीटा को हम 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। सो इट विल बी अंडर रूट 2a स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई, सो 2 टू जा 4 a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2, अगर रूट हटाए तो ये हो जाएगा 2 टू जा 4 का रूट 2 a स्क्वायर का a और cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का cos थीटा, सो इट विल बी 2a cos थीटा बाई 2a cos थीटा बाई। ये एक रिजल्ट है जिसे आप याद भी रख सकते हैं, वैसे आप डेराइव भी कर सकते हैं, है ना। यानी दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड a है, मतलब सेम मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर हैं और दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है 2a cos थीटा बाई 2, द रिजल्टेंट इज 2a cos थीटा बाई 2, वी कैन से दिस, ऑलराइट। अच्छा, अगर अब अगर हम बात करें कि अगर कोई मेरे से कहे कि अल्फा कितना होगा इस केस में जब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम, तो अगर अल्फा की बात करें तो tan अल्फा हमारा क्या आ जाएगा, तो tan अल्फा हो जाएगा b sin थीटा, tan अल्फा विल बी b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा, a प्लस b cos थीटा, b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। तो b को हम क्या लिख सकते हैं, तो b को हम लिख सकते हैं, अगर हम बात करें b का, तो b भी हमारा a ही है, सो इट विल बी a sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा, दैट इज a प्लस b को फिर से लिख सकते हैं a cos थीटा। फिर हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, तो इसको फर्दर लिख सकते हैं a, अब देखो sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो एक फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा, है ना। sin 2 थीटा क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा, तो अगर हम sin थीटा को लिखना पड़ा उसी लॉजिक से, तो a sin थीटा को हम लिख सकते हैं a इंटू साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 बाई a प्लस a cos थीटा, है ना। a प्लस a cos थीटा में अगर a कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 1 प्लस cos थीटा। फिर फर्दर क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं a इंटू 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 बाई a, नीचे तो है ही, और 1 प्लस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो अभी लिखा था 1 प्लस cos थीटा को इससे पहले 2 मिनट पहले 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, सो इट विल बी 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं cos थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। तो अगर ये cos थीटा बाई 2 कैंसिल कर दूं, 2 से 2 कैंसिल कर दूं, a से a कैंसिल कर दूं, तो इट विल बी sin थीटा बाई 2 बाई cos थीटा बाई 2, सो इट विल बी tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2, यानी tan अल्फा क्या आ गया tan थीटा बाई 2 आ गया, व्हिच इंप्लाइज अल्फा क्या आ जाएगा थीटा बाई 2 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि tan अल्फा tan थीटा बाई 2 आ गया तो हम लोग अल्फा को थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, अल्फा को थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। यही चीज है, ध्यान रखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2 होता है। मतलब रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, इफ टू वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड्स देन देयर रिजल्टेंट passes through the bisector of the angle। मतलब एग्जांपल से अगर हम बात करें, अगर एक एग्जांपल को लिखते हुए हम बात करें तो हम देख सकते हैं, हम क्या देख सकते हैं, तो मान लो 10 न्यूटन का एक फोर्स राइट साइड में एक्ट कर रहा है और 10 न्यूटन का एक फोर्स हमारा किसी दूसरे एंगल 60 डिग्री पे एक्ट कर रहा है, यानी थीटा कितना है 60 डिग्री है, तो दोनों का रिजल्टेंट किधर से पास करेगा,
तो अल्फा अल्फा कितना होना चाहिए, थीटा बाई टू। थीटा बाई टू का मतलब 30 से पास करेगा, यानी रिजल्टेंट बिल्कुल ऐसे पास करेगा और ये रिजल्टेंट आर हो जाएगा और ये एंगल 30 होगा और ये भी एंगल क्या होगा, 30 होगा। मतलब दो सेम मैग्नीट्यूड के अगर वेक्टर्स हो तो उनका रिजल्टेंट बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर से पास करता है। इधर से पास करता है, एंगल बाइसेक्टर से पास करता है। जैसे 10 न्यूटन का एक वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ हो, 10 न्यूटन का ही एक वेक्टर वाई एक्सिस की तरफ हो, तो दोनों का रिजल्टेंट बिल्कुल 45 डिग्री पे पास करेगा, है ना। ये एंगल अगर 45 है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। इफ दिस एंगल इज 45, दिस एंगल विल बी आल्सो 45। अच्छा, रिजल्टेंट की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, अगर इस r का मैग्नीट्यूड कोई पूछेगा तो क्या आ जाएगा, तो 2a cos थीटा बाई 2, अभी आया भी था, डेराइव भी किया था। या तो आप रिजल्टेंट का फार्मूला नहीं याद है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप √a² + b² + 2ab cos थीटा करो, दैट इज द जनरल फार्मूला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी को सीधे डायरेक्ट याद भी है वो डायरेक्ट भी लिख सकता है 2a cos थीटा बाई 2। a कितना है 10, थीटा कितना है 60, तो 2 × 10 × cos 60 बाई 2 आंसर, दैट इज द आंसर। आई बात समझ में, नहीं तो रिजल्टेंट आप निकाल, ठीक है ना। तो दो सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर का कहानी हम लोगों ने देखा। अगर किसी पॉइंट पे दो सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर एक्ट करते हैं तो हम रिजल्टेंट किधर से पास करेगा, रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर से पास करेगा। अगर वो रिजल्टेंट जीरो ना हो रहा हो तब, नॉन जीरो होना चाहिए, रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। क्योंकि हम देखेंगे कि दो वेक्टर अगर एंटी पैरेलल एक्ट कर रहे हो तो उनका रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। ऑलराइट, तो हम देख सकते हैं कि हम लोगों ने इस पे पैरेललोग्राम लॉ हम लोगों ने देखा। पैरेललोग्राम लॉ से अगर हम आगे बढ़े, जैसे वेक्टर सब्सट्रैक्शन हम लोगों ने अभी नहीं देखा है, हम लोगों ने वेक्टर एडिशन देखा है। रिजल्टेंट का मतलब वेक्टर एडिशन, है ना। जैसे हम लोगों ने ये देखा है कि अगर ये एक वेक्टर ए है एंड दिस वेक्टर इज बी, है ना, ये वेक्टर ए है एंड दिस वेक्टर इज बी, तो हम लोगों ने दोनों का एडिशन देखा है। एडिशन कैसे देखा है, तो दिस इज ए वेक्टर, ये रिजल्टेंट आर है, या इसको मैं सी बोलता हूँ 2 मिनट, वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है ना। ये कौन सा, ये क्या है, जैसे ज्योमेट्रिकली ये क्या है, तो इन दोनों को एडजेसेंट साइड्स मानते हुए, है ना, और एक पैरेललोग्राम का ये डायग्राम है। पैरेललोग्राम का क्या है, ये डायग्राम है। अगर मेरे से कोई कहता है कि दोनों का सब्सट्रैक्शन यानी वेक्टर सब्सट्रैक्शन, वेक्टर सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या है, जैसे मेरे से कोई कहता है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्या होगा, मतलब ए को अगर बी से सब्सट्रैक्ट करें तो क्या होगा। तो हम जानते हैं कि सब्सट्रैक्शन भी क्या है, एक टाइप का एडिशन ही है ना। अगर दो वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करने की नौबत आ रही है तो हमें ये समझना है कि दोनों को हम क्या करना है, बेसिकली तो दोनों को ऐड ही कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि ए तो ठीक है, चलो ए के पीछे का साइन, ए का जो साइन है वो पॉजिटिव है, लेकिन बी का साइन क्या है, नेगेटिव है। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, हम ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, है ना, एंड दैट इज इक्वल टू लेट इट बी डी। अगर मैं ऐसा कहूं, जैसे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को मैं डी कह रहा हूं, या वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को मैं रीअरेंज करके वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी लिख रहा हूं। इससे ये साबित होता है कि ये जो डी वेक्टर है वो वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी का रिजल्टेंट है, क्योंकि दोनों के बीच में पॉजिटिव साइन लगा हुआ है। जिस तरीके से यहाँ हम सी को वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट कहते हैं, इसे हम लोग वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी का रिजल्टेंट कह सकते हैं, यानी विच इंप्लाइज वेक्टर डी इज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड नेगेटिव ऑफ वेक्टर, ऑलराइट। तो ए और माइनस बी का रिजल्टेंट, अब ए और माइनस बी का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे,
अगर ए और माइनस बी का रिजल्टेंट मुझे यहाँ देखना होगा तो हम क्या करेंगे, यानी ए को बी के साथ नहीं ऐड करके माइनस बी के साथ ऐड करना है, तो सबसे पहले हम माइनस बी क्या लिखेंगे, माइनस बी अगर मुझे कोई कहेगा लिखने को तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए गौर कीजिए। अब मैं बी को अगर 180 डिग्री से घुमा दूँ, बात की थी हम लोगों ने फर्स्ट या सेकेंड क्लास में कि किसी वेक्टर को 180 डिग्री से टेल के अबाउट या हेड के अबाउट घुमा देते हैं, रोटेट कर देते हैं, तो वो वेक्टर अपना नेगेटिव हो जाता है। मतलब अगर दिस वेक्टर इज बी, गौर करेंगे, इफ दिस वेक्टर इज बी देन जस्ट अपोजिट उतने ही लेंथ का उतने ही मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर ले लें तो इट विल बी माइनस। अब क्या है, ये सी था, ये तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या था, मान लो ये एंगल थीटा है सपोज, तो ये वेक्टर क्या था सी, ए और बी का रिजल्टेंट था, पैरेललोग्राम लॉ लगा दिया था हम लोगों ने। अगर ए और माइनस बी के रिजल्टेंट की बात करो तो क्या हो जाएगा, तो ए वेक्टर तो एज इट इज है हमारा, चलो भैया बहुत अच्छी बात है। माइनस बी हमने देख लिया कि बी को जैसे ही हम लोगों ने 180 डिग्री से क्या कर दिया, 180 डिग्री से घुमाते ही हमने देख लिया कि ये माइनस बी वेक्टर है। अब वेक्टर ए और माइनस बी का जो रिजल्टेंट होगा, वेक्टर ए और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट किधर होगा, तो अब इन दोनों के लिए आप 2 मिनट के लिए ये ऊपर वाला फिगर फॉरगेट कर जाओ, आप वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी पे फोकस करो। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो यहाँ भी पैरेललोग्राम लॉ लगा देंगे, क्योंकि दोनों का टेल फिर से यहाँ मिल रहा है ना, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा, तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर ए और माइनस ऑफ वेक्टर बी का रिजल्टेंट का मतलब इन दोनों को एडजेसेंट साइड्स मानते हुए, है ना, वेक्टर ए और माइनस ऑफ वेक्टर बी को एडजेसेंट साइड्स मानते हुए एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, और उसका ये वाला जो डायगोनल होगा इधर की तरफ ये जाएगा, ये जो डायगोनल होगा वही क्या हो जाएगा, ए और माइनस बी का रिजल्टेंट। तो लेट इट बी, अगर ये वेक्टर डी है देन वेक्टर डी कैन बी रिटन एज वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर प्लस माइनस ऑफ वेक्टर, so it can be also written as vector a minus vector a minus vector। दूसरी बात, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अगर a और b के बीच का एंगल थीटा है तो a और माइनस b के बीच का एंगल हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना होगा 180, so it will be 180 minus it will be 180 minus, यानी करना कुछ नहीं होता है। अगर मुझे c का मैग्नीट्यूड यहाँ से कोई कहेगा निकालने को, तो c इक्वल टू हो जाएगा वेरी सिंपल, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, ये हो जाएगा, ये तो हम जानते हैं। अगर d का मैग्नीट्यूड कोई कहेगा निकालने को तो क्या करेंगे, तो d का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट, फिर से वही काम करेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड देखो ध्यान रखना है, आपने b को 180 डिग्री से घुमाया है, इसलिए केवल इसका क्या चेंज हुआ है, डायरेक्शन चेंज हुआ है ना, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ है। और ये जो फॉर्मूला लिखते हैं ना अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, उसमें हम केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं, ये a स्क्वायर है ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, ये b स्क्वायर है ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा, ये a और b भी पॉजिटिव ही होगा क्योंकि वो मैग्नीट्यूड है। यानी साइन के लिए कौन डिसीजन लेता है, तो ये cos थीटा काम करता है, यानी ये थीटा अगर सुटेबल ढंग से ले लें, है ना, जैसे वेक्टर a और वेक्टर b के बीच के लिए c जो मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट का, उसके लिए cos थीटा लिया, इसके लिए क्या ले लेंगे d के लिए, तो इसके लिए cos 180 माइनस थीटा ले लेंगे, क्योंकि a और b के बीच का एंगल थीटा है, तो a और माइनस b के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। सो वी विल राइट d इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ तक एकदम कॉमन चीज है, यहाँ तक बिल्कुल कॉमन रहेगा फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे cos थीटा लिया था c के लिए, d के लिए ले लेंगे cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस, क्लियर है ना, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा, दिस इज द magnitude of d, this is the magnitude of d, all right। तो अब इसको और फर्दर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो और फर्दर लिख सकते हैं अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और cos 180 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं माइनस cos थीटा, तो इस प्लस को यहीं पे माइनस बना के और यहाँ लिख सकते हैं cos, क्लियर। अगर दोनों तरफ यहाँ से अगर मैं लिखूँ c का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से c का स्क्वायर अगर करूँगा तो रूट हट जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हो जाएगा ये, है ना। और यहाँ से अगर d का स्क्वायर लिखो, यहाँ से अगर कोई कहता है d का स्क्वायर लिखो, तो d का स्क्वायर देखिए यहाँ भी रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ये हो जाएगा, ये बिल्कुल दिख रहा है। अगर दोनों को ऐड करना होगा, दोनों के स्क्वायर को ऐड करना होगा, मतलब c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर क्या हो जाएगा,
सी ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये तो सी का स्क्वायर है, और डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो 2ab cos थीटा और माइनस 2ab cos थीटा कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर, तो 2 कॉमन लेने पे ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बहुत बार ऑप्शन वाले क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं, बहुत बार ऑप्शन वाले क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है ना। यानी इफ देयर आर टू वेक्टर्स a and b and c is resultant of c is addition of both vector and d is subtraction of both vector, then c square plus d square is twice of a square plus b square। या ऐसे भी लिख सकते हैं c square plus d square by 2 is equal to a square plus b square, ये भी लिख सकते हैं, ये भी हम लोग लिख सकते हैं, क्लियर है ना। तो ध्यान रखेंगे ऐसे ऐसे ऑप्शनल क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शन वाले क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन जो आपको चूज करना होगा, अगर नीट में आ गया सपोज या जेई में आ गया, तो आपको ये काम आना चाहिए। सबसे पहले आपको ये मतलब पता होना चाहिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट का मतलब क्या है, उनके मतलब एडिशन का मतलब क्या है, उनके सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो दो पैरेललोग्राम बनते हैं ना, एक पैरेललोग्राम इधर की तरफ बनता है ना, ये एक पैरेललोग्राम बना, इधर भी एक पैरेललोग्राम बना, ठीक है ना। तो दोनों पैरेललोग्राम का जो साइज होता है या एरिया वाइज का हो वो अलग अलग होता है, अगर थीटा कोई एक्यूट एंगल है। अगर यही थीटा 90 हो जाएगा ना, तो दोनों का क्या हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हो यहाँ सी और डी का मैग्नीट्यूड, सी और डी का मैग्नीट्यूड सेम कब होगा, तो अगर थीटा cos थीटा 0 हो जाए तो सेम हो जाएगा। पूछो क्यों, क्योंकि cos थीटा अगर 0 हो जाएगा तो ये 2ab cos थीटा भी 0 हो जाएगा और ये भी 2ab cos थीटा 0 हो जाएगा, तो सी स्क्वायर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और डी स्क्वायर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी सी और डी यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, यानी सी और डी का मैग्नीट्यूड, ये दोनों सेम होने का मतलब है cos थीटा क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। cos थीटा क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। और cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा 90 हो, थीटा क्या हो 90 हो। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि दो वेक्टर के एडिशन और सब्सट्रैक्शन के का मैग्नीट्यूड सेम है, दो वेक्टर के एडिशन के बाद एक वेक्टर आता है उसका मैग्नीट्यूड और दोनों के सब्सट्रैक्शन के बाद एक वेक्टर आता है उसका मैग्नीट्यूड। अगर उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों वेक्टर के बीच कितना एंगल हो रहा होगा, 90। दोनों वेक्टर के बीच कितना एंगल हो रहा होगा, 90। आप इसको डिराइव कैसे करेंगे, तो दोनों को बराबर कर देंगे। ये एडिशन का मैग्नीट्यूड है, ये सब्सट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है सपोज, दोनों को बराबर करेंगे तो ए स्क्वायर कैंसिल बी स्क्वायर कैंसिल, 4ab cos थीटा 0 हो जाएगा, है ना। 4ab cos थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उससे cos थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और cos थीटा 0 हो जाने से थीटा 90 हो जाएगा। ऑलराइट, ऑलराइट। तो हम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगुलर लॉ देखा है कि नहीं। अगर हम बात करें आगे यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है कि नहीं। अगर हम यूनिट वेक्टर की बात करें तो किसे कहते हैं यूनिट वेक्टर, तो नाम से ही क्लियर है कि यूनिट का मतलब यूनिटी, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 और हो क्या हो तो वेक्टर हो, यानी एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, है ना, उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। जनरली ये यूज्ड फॉर, दिस वेक्टर इज यूज्ड फॉर डायरेक्शन,
डायरेक्शन, यूज्ड फॉर शोइंग डायरेक्शन, डायरेक्शन शो करने के लिए ये यूज शोइंग डायरेक्शन यूज होता है। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है, जैसे इस बात को एक कहानी से समझो। मैंने एक दिन बोला था कि अगर आप कोई वेक्टर का जिक्र करते हो लेकिन उसके डायरेक्शन का कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते हो तो आपका स्टेटमेंट मीनिंगलेस होगा, उसकी कोई मीनिंग नहीं होगी। जैसे मैं कहूँ कि आई एम अप्लाइंग ए 10 न्यूटन फोर्स, है ना। अगर मैं कहूँ कि मैंने 10 न्यूटन का एक फोर्स अप्लाई कर दिया और अगर मैं डायरेक्शन का जिक्र ना करूँ कि मैंने किधर किया, तो समझो कि अभी मेरा स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है, वो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आई एम अप्लाइंग ए 10 न्यूटन फोर्स अपवर्ड, या आई एम अप्लाइंग ए 10 न्यूटन फोर्स डाउनवर्ड, या मैं कहूँ कि आई एम अप्लाइंग ए 10 न्यूटन फोर्स टुवार्ड्स ईस्ट, टुवार्ड्स वेस्ट, टुवार्ड्स साउथ वेस्ट, कुछ इस टाइप का बोलूँ, तब समझ जाना है कि मैंने डायरेक्शन का भी जिक्र कर दिया, है ना। मतलब मैंने मैग्नीट्यूड तो बोला ही बोला, मैंने डायरेक्शन भी बोल दिया, अब जाकर के मैंने कंप्लीट वेक्टर का इंफॉर्मेशन दे दिया। जैसे मान लीजिए 10 न्यूटन लिखा हुआ है, 10 न्यूटन, लेकिन कहीं लिखा हुआ है 10 न्यूटन टुवार्ड्स ईस्ट। ये जो टुवार्ड्स ईस्ट, ये जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, ये इतना लंबा चौड़ा वर्ड मुझे यूज करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि डायरेक्शन भी मुझे क्या करना है, इन्फॉर्म करना है, डायरेक्शन के बारे में भी मुझे इंफॉर्मेशन देना है। तो साइंटिस्टों ने यही इतना लंबा चौड़ा जो मुझे लिखना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, किसी भी वेक्टर को कंप्लीटली कंप्लीटली लिखने के लिए तो मुझे बहुत सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करना होगा। जैसे मैं बोलूँगा एक वेक्टर है जो कि साउथ वेस्ट में लग रहा है, तो मुझे सपोज 10 न्यूटन का एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन साउथ वेस्ट है, तो मुझे लिखना पड़ेगा 10 न्यूटन साउथ वेस्ट। तो साउथ इतना बड़ा वर्ड, वेस्ट फिर इतना बड़ा वर्ड, तो इन सारे वर्ड्स को अवॉइड करने के लिए साइंटिस्टों ने एक टेक्निक बताई, है ना। उन्होंने कुछ फेमस वेल नॉन सिंबल्स का यूज किया और वेक्टर को लिखने का ढंग बताया, और उसी चीज को हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं, यूनिट वेक्टर के टॉपिक में पढ़ते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि ईस्ट, क्योंकि ईस्ट एक डायरेक्शन है प्रॉपर, हम जानते हैं, एक बार हमने अब डिसाइड कर लिया तो डायरेक्शन ऐसे हम देखते हैं, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, तो हमें पता है। अब ईस्ट की तरफ कोई भी वेक्टर मुझे लिखना होगा, मान लो एक फोर्स है 10 न्यूटन का, वो ईस्ट की तरफ लग रहा है, किसी बॉडी की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, वो भी ईस्ट की तरफ है, कोई एक्सेलरेशन है 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो वो भी ईस्ट की तरफ है। तो इन्होंने क्या किया साइंटिस्टों ने कि ईस्ट के तरफ का एक यूनिट वेक्टर अपना कुछ उसका सिंबल दे दिया, है ना। और फिर हुआ, उससे फायदा क्या हुआ, उससे फायदा ये हुआ कि ईस्ट के तरफ कोई भी वेक्टर मुझे लिखना होगा तो मैं केवल उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लूंगा और ईस्ट वाला यूनिट वेक्टर उसके बगल में लगा दूंगा, तो वो तुरंत वो एक प्रॉपर ईस्ट डायरेक्शन का वेक्टर बन जाएगा। ईस्ट डायरेक्शन का क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा। उसी तरीके से नॉर्थ की तरफ का भी हम लोगों ने एक सिंबल ले लिया कि मान लो आज के बाद नॉर्थ डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर मुझे लिखना होगा तो एक नॉर्थ का प्रॉपर एक यूनिट वेक्टर होगा नॉर्थ डायरेक्शन का। अब वो यूनिट वेक्टर हम किसी भी वेक्टर के आगे लगा देंगे, इंसर्ट कर देंगे, है ना। वो वेलोसिटी वेक्टर हो, एक्सेलरेशन वेक्टर हो, फोर्स वेक्टर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो, कोई भी वेक्टर हो, उसके आगे उस सिंबल को हम इंसर्ट कर देंगे और हम प्रॉपर नॉर्थ डायरेक्शन का वेक्टर लिख देंगे। यही हमने फायदा उठाया हम लोगों ने। लेकिन उससे सबसे पहले उस यूनिट वेक्टर को हम लोगों ने कैसे सीखा, वो आया कहाँ से, वो देखते हैं। तो एक अगर कि कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर ए है और मुझे ए की तरफ एक यूनिट वेक्टर चाहिए, है ना। हमें दिख रहा है कि ये वेक्टर है ए, और अगर इसी वेक्टर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर की जरूरत मुझे पड़ेगी तो मैं क्या करूंगा, तो लिखेंगे इफ ए वेक्टर इज, आप लिखिएगा इफ ए वेक्टर ए इज डिवाइडेड बाय its magnitude, if a vector A is divided by its magnitude, then what we get is a unit vector, अगर किसी वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो हम लोगों को एक यूनिट वेक्टर मिलता है। जैसे एक वेक्टर है ए सपोज,
और इसको मैं डिवाइड कर दूं ए के मैग्नीट्यूड से, ए के मैग्नीट्यूड से, तो हमें मिल जाता है यूनिट वेक्टर along ए, क्योंकि चूंकि वो वेक्टर है, यूनिट वेक्टर भी एक वेक्टर ही है, तो उसका डायरेक्शन भी हमें पता होना चाहिए। तो एक कोई सा भी वेक्टर है, हमें नहीं पता वो कितने मैग्नीट्यूड का है, लेकिन अगर उस वेक्टर को, उस पूरे कंप्लीट वेक्टर को उसके ओनली केवल मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे, क्योंकि देखो दोनों में फर्क है, ये एक वेक्टर है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, और ये जो नीचे है डिनोमिनेटर में उसमें केवल मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे ये दोनों अलग अलग हैं, ऐसा नहीं कि कैंसिल करके वन से मतलब कैंसिल कर देंगे, गलती हो जाएगा। ये ऊपर न्यूमरेटर में वेक्टर ए है और डिनोमिनेटर में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, यानी इसमें खाली मैग्नीट्यूड है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, इसीलिए वेक्टर ए बाय मॉड ए इज यूनिट वेक्टर along ए। अब इस यूनिट वेक्टर में नाम है यूनिट वेक्टर, लेकिन इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। जैसे आप वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड ए करेंगे ना, तो मान लो ए वेक्टर का कुछ अपना यूनिट होगा, जैसे ये फोर्स होगा तो उसका यूनिट न्यूटन होगा, अगर मैग्नीट्यूड भी लेंगे तो उसमें न्यूटन आएगा। यानी इसमें यूनिट वेक्टर अराउंड ए का मतलब इसमें खाली डायरेक्शन होगा, केवल क्या होगा, डायरेक्शन होगा, और मैग्नीट्यूड उसकी क्या होगी, यूनिट ही होगी। जैसे मान लो वेक्टर ए फोर्स वेक्टर होता सपोज, तो फोर्स वेक्टर बाई फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते, तो ऐसा नहीं कि यहाँ न्यूटन लिख देते, यहाँ न्यूटन नहीं आएगा, कभी भी यूनिट नहीं आएगी, यहाँ आएगा क्या, तो एक मैग्नीट्यूड आएगा यूनिटी का और एक सिंपल एक डायरेक्शन आएगा, क्या आएगा, डायरेक्शन आएगा। तो ध्यान रखेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग ए, और यूनिट वेक्टर अलोंग ए को हम लोग एक और सिंबल देते हैं, कैप लगा देते हैं, ए के ऊपर एक छोटा सा कैप लगा, ए कैप। यूनिट वेक्टर अलोंग ए का सिंबल क्या है, ए कैप। ये जनरली ये सिंबल हम लोग यूज करेंगे आगे आने वाले क्लासेस में यूनिट वेक्टर। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, तो बोलते हैं ए कैप। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है, आज के बाद देखेंगे बी कैप, बी कैप यानी यूनिट वेक्टर अलोंग बी, है ना। सी कैप, सी कैप क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर अलोंग सी। जैसे बी कैप क्या होगा, तो बी कैप हो जाएगा वेक्टर बी बाय मॉड बी। सी कैप क्या हो जाएगा, वेक्टर सी बाय मॉड सी, है ना। तो इस कैप का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। ऑलराइट, thank you, see you in the next class.